दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। ऐसा लगता है दोस्तों कि इस वक्त केंद्र की जो मोदी सरकार है, लद्दाख के मामले में बुरी तरह फंस गई है। शायद सरकार को अंदाज नहीं था कि लेह का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह उसके लिए मुसीबत भरा कदम उठा रहा है। 24 सितंबर की जो घटना घटी, पता नहीं उस मामले में प्रशासन ने कोई कदम उठाने से पहले ठीक से सेंटर से बातचीत की थी या नहीं की थी, लेकिन जिस तरह अंधाधुंध काम किया गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के समर्थक के तौर पे किसी की पहचान करना, किसी को खोजना भी नामुमकिन सा हो गया है। एक जमाने में लेह में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता था और यह जमाना बहुत पुराना नहीं था। पहले लेह में आमतौर पे जो लोग चुनकर आते थे वह कांग्रेस के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते थे। बाद के दिनों में ऑल ऑफ सडन भारतीय जनता पार्टी का सितारा बुलंद हो गया और अक्सर बीजेपी के लोग चुने जाते रहे। बहुत सारे लोग कांग्रेस के और एनसी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी इतना स्ट्रांग फोर्स बन गई। ये बात मैं कर रहा हूं 2019 के पहले की, और 2019 के बाद भी रही बीजेपी स्ट्रांग, लेकिन इसके बाद उसकी हालत इतनी पंचर हुई है, खासकर तब जबकि लोग खुश थे कि 2019 में कि चलो हम केंद्र शासित क्षेत्र बन गए, लेकिन लद्दाख को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहने के कुछ वर्ष बाद ऐसा लगा कि देश के जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं, चाहे वो गुजरात से जुड़े हों या महाराष्ट्र से जुड़े हों, मुंबई के हों या अहमदाबाद के हों, जहां के भी हों, ऐसा लगता था कि सारे हिमालय के जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, हर जगह उनके मुकाम खड़े कर दिए जाएंगे। किसी को सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, किसी को विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, किसी को पानी का कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, किसी को कुछ भी, कुछ ठिकाना नहीं कि कहां कहां किसको क्या मिलने जा रहा है। और इससे नाराज हो गए लोग। लोगों को लगा कि ये बाहर के लोग जब आ जाएंगे हिमालयी क्षेत्र में हमारे, तो उनका क्या होगा। और यहीं से सारी शुरुआत हुई दोस्तों, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि केंद्र शासित क्षेत्र नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए स्टेटहुड, पूरा राज्य। इसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि हमको मिजोरम की तरह, अरुणाचल की तरह और जो अन्य नॉर्थ ईस्ट के सूबे कई हैं उनकी तरह हमें 6th शेड्यूल भी चाहिए, जिसमें कि हमको संरक्षण हो जनजाति आबादी होने के नाते। ये दो जो मांगे थे, इस पर केंद्र जो है नाराज हो गया, क्योंकि उनको लगा कि हम तो कारपोरेट के लिए जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, हम तो पूंजी विस्तार के लिए जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, हम देश के दूसरे हिस्सों से जो लोगों को वहां ले जाकर के स्थापित करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। यहीं पर गाड़ी फंस गई। सोनम वांगचुक जो पहले बीजेपी को और केंद्र सरकार को बहुत पसंद थे, और सोनम वांगचुक भी पसंद करते थे बीजेपी की सरकार को, ऐसा नहीं है कि वो कोई मुखालफत करते थे, वो उससे नाराज थे, अच्छे संबंध थे। अचानक रिश्ते बदल गए और सोनम वांगचुक आज की तारीख में जेल में है, जोधपुर जेल में रखा गया है, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर। तो बीजेपी सरकार कब किसको देशद्रोही घोषित कर दे, कब किसको राष्ट्र के लिए सुरक्षा का खतरा बता दे, और कब किसको पद्म भूषण जैसा सम्मानित कर दे, पद्म भूषण मान ले, पद्मश्री मान ले, कोई ठिकाना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वांगचुक को ऐसा कोई अवार्ड मिला, वो तो मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला हुआ है, लेकिन उदाहरण मैं दे रहा हूं कि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप इसकी हां में हां मिलाइए तो आप पद्मश्री पा जाएंगे, पद्म भूषण पा जाएंगे, पद्म विभूषण हो जाएंगे, आप विश्वविद्यालयों के कुलपति बन जाएंगे, न जाने कि आप जो चाहे वो बन सकते हैं, आप में योग्यता हो या न हो। लेकिन आप योग्य चाहे जितने हो, जितने ईमानदार, जितने समझदार हो,
लेकिन अगर आप इस सरकार की आलोचना करेंगे, अगर इससे असहमति जाहिर करेंगे, चाहे सरकार भले ही कोई गलत काम क्यों न करती नजर आए, तो यह सरकार आपको दुश्मन मान लेगी, आपको शत्रु मान लेगी और आपके खिलाफ कार्रवाई पर उतारू हो जाएगी। यही हुआ। जो काम यह सरकार देश के दूसरे हिस्सों में करती है वो लद्दाख में करने लगी। ये भूल गई कि लद्दाख सरहदी क्षेत्र है और संवेदनशील है और वहां के लोग बहुत कमिटेड हैं भारत के लिए। लद्दाख में बहुत बड़ी आबादी तो आर्मी में जाकर काम करती है और जो लोग अभी शहीद हुए 24 तारीख को, उनमें आर्मी में भी काम कर चुके थे, करगिल वॉर के वो हीरो थे। ऐसे लोग भी शहीद हुए। तो ऐसे में सोनम वांगचुक को जो जेल में डाला है वो भी सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, ये इस सरकार पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब 6 अक्टूबर को सरकार ने कहा था कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। 10 सितंबर से ही अनशन शुरू किया था, सत्याग्रह शुरू किया था सोनम वांगचुक ने। सरकार चाहती तो 10 के बाद 14-15 तक बातचीत करके अनशन खत्म करा सकती थी, कुछ नहीं होता, वहां कोई वारदात नहीं घटित होती। लेकिन सरकार ने नहीं किया। सरकार ने कहा हम 6 तारीख को बात करेंगे। क्यों बात करेंगे भाई? 6 क्या ज्योतिषी ने कहा था? किसी ज्योतिषी ने कहा था कि 6 को बात करो तभी सब एक हो जाएंगे, हां में हां मिलाना शुरू कर देंगे? उस समय कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन 6 तारीख उसी समय डेट रख दी गई। अब सरकार कह रही है कि हां 6 को आइए ना, आप दिल्ली में बात करते हैं आप लोगों की समस्या पर। सरकार ने समझा कि लेह वाले और करगिल वाले दौड़ते हुए दिल्ली आ जाएंगे और बात हमसे करके और फिर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेह के और करगिल के दोनों जगह के एसोसिएशंस ने कहा, और वो कहा ये कि भैया हम आपके यहां नहीं आने जा रहे हैं 6 तारीख को, हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक हमारी प्राइमरी जो मांगे हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं करते। जो हमारी बहुत बुनियादी मांगे हैं, मेन मांग से पहले हमारी कुछ मांगे हैं जो बहुत हमारी सबसे लंबे अरसे से चली आ रही मांगे हैं, उनके अलावा हमारी कुछ ताजा लेकिन इमीडिएट जो डिमांड्स हैं उनको आप नहीं पूरा करते तो हम आपके यहां नहीं जाएंगे। पहले लगा कि केवल लेह वाले बायकॉट कर रहे हैं मीटिंग का केंद्र की, फिर करगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन ने भी कह दिया। आपको यह बताना जरूरी है दोस्तों, जो लोग भी आप सुन रहे हैं और आप लोग अगर लद्दाख के भूगोल से परिचित ना हो तो मैं बताऊं, लद्दाख में 2 भाग हैं। एक भाग का नाम है लेह जो राजधानी है, और दूसरा है करगिल। करगिल जो है शिया मुस्लिम बहुल इलाका है, और लेह जो है बौद्ध लोगों की आबादी ज्यादा है, हालांकि वहां भी मुस्लिम आबादी है और दूसरे लोग भी हैं, हिंदू भी थोड़े बहुत हैं। ये 2 जो क्षेत्र हैं करगिल और लेह, लद्दाख के सबसे प्रमुख इलाके हैं। वैसे और भी कुछ जिले बन गए, द्रास भी जिला बन गया, जंस्कार वैली भी जिला बन गया, लेकिन मुख्य यही 2 हैं। अब करगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन और जो लेह एपेक्स बॉडी है, दोनों ने खारिज कर दिया कि हम आपके यहां नहीं आते 6 तारीख को। वो क्या मांगे रखे हैं इमीडिएट, जो तत्काल के लिए, कि सोनम वांगचुक और अन्य लोगों को जो गिरफ्तार किए गए हैं 24 तारीख के बाद, 24 सितंबर की घटना के बाद, उनको तत्काल छोड़ा जाए। कुछ लोगों को बता दूं कि छोड़ा गया है माहौल को ठीक करने के लिए, ताकि ये अपनी नाराजगी इनकी थोड़ी बहुत कम हो। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया गया तो सरकार ने समझा कि अब आ जाएंगे बातचीत करने, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हमारा तो हीरो सोनम वांगचुक है, आप हमारे हीरो को नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके यहां बातचीत नहीं करेंगे, ये हुक्का पानी नहीं चलेगा। और दूसरी क्या मांग है? दूसरी उनकी मांग है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराइए 24 तारीख की घटना की, और उससे जुड़े सभी मामलों की एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में।
एसडीएम की इंक्वायरी नहीं चलेगी, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सरकार ने गठित किया है कमेटी की, आप जो हैं ये जांच करेंगे। उन्होंने कहा नो नथिंग डूइंग, हम जांच में भाग नहीं लेंगे। सरकार बुरी तरह फंस गई। न तो जांच में सहयोग करने को तैयार है लद्दाख का आदमी, और न तो वह इस बात पर तैयार है कि वो दिल्ली आकर बात करे सरकार से। लेह और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता है, अब इनकी भी स्थिति है कि ये बीजेपी के नेता रहे हैं। बीजेपी का नेता जिस दिमाग से काम करता है वो दिमाग अभी भी उनका है। अगर वहां कोई सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता, समझदार व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये समझदार नहीं है, लेकिन इनकी समझ बीजेपी के दायरे में केवल सीमित है। अगर कोई लेह को जानने वाला, लद्दाख की समझ रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होता, भले ही वो जम्मू के हों, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा और गंभीर व्यक्ति अगर होता जो राजनीतिक दल के पूर्वाग्रहों से न ग्रस्त होता, जिसकी बैकग्राउंड राजनीतिक न होती, तो शायद इस मामले को बेहतर ढंग से टैकल कर लेता। लेकिन दिल्ली को जो फीडबैक गया वहां से जरूर उसमें कोई खोट थी। और आज की तारीख में जो सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी है गीतांजलि जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसको अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस कहते हैं, वो दायर किया 2 अक्टूबर को। हेबियस कॉर्पस आपको बता दें कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, और 226 जो अनुच्छेद है उसके तहत हाई कोर्ट में इसको दर्ज किया जा सकता है। इसका यह मतलब होता है कि एक आदमी जिसको गिरफ्तार किया गया है, हमें नहीं मालूम कि वो क्यों गिरफ्तार किया गया है, कहां उसको रखा गया है, उसकी क्या स्थिति है, कोई हमें सूचना नहीं है। मेरे घर का है, मेरा भाई है, या कोई भी कर सकता है जो कंसर्न फील करता हो। हेबियस कॉर्पस। अब गीतांजलि ने कहा कि हमें तो सूचना नहीं, हमारे पति किस स्थिति में हैं, कहां हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस के मामले में सुनवाई जल्दी करने के लिए आमतौर पे जाना जाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। एक आदमी जो सत्याग्रह पर है, जो 24 तारीख की घटना से बहुत दूर खड़ा है, उसको आप कैसे उस घटना के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? दोषी तो प्रशासन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बुरी तरह फंस गई है सरकार, और अगर लद्दाख के लोगों को लंबे समय तक ये नाराज करती है सरकार, तो इसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी कि लद्दाख को बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन देश में ही नहीं मिल रहा है। दूर दराज के लोग, देश के विभिन्न हिस्सों के जो लद्दाख कभी गए नहीं, वो भी समर्थन दे रहे हैं, और इसको वैश्विक समर्थन भी कर रहे हैं लोग। खासकर जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनको भी लगता है कि उनके लद्दाख में हो क्या रहा है। सरकार ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को नाराज कर रखा है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब बौद्धों को भी नाराज कर दिया। ये क्या मतलब है? तो एक मीडिया के जरिए जो देश विदेश में एक ही तरह चीजें जो जा रही हैं, सरकार के चाहने के बावजूद कि ये 9 चीजें छपें, उससे सरकार की एक दमनकारी जो छवि है वो उभर रही है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि सरकार वाकई फंस गई है। देखना है कि वो निकलने की कोशिश कैसे करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तब उसको राहत मिलेगी, या स्वयं वो कोई ऐसा कदम उठाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, और वो सोनम वांगचुक को रिहा कर दे, जैसे कुछ लोगों को रिहा किया है, और फिर बातचीत का एक रास्ता बन सकता है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उससे पहले सरकार को सोनम वांगचुक को और अन्य लोगों को रिहा कर देना चाहिए, और बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहिए। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।